हेलो एवरीवन, चैलेंजेस ओनली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें आप लोग लेसन मॉडर्न फिजिक्स के लेसन 2 को स्टडी कर रहे थे और उसमें आपने बहुत सारे वैज्ञानिकों के एटॉमिक थ्योरी को आपने पढ़ा। और फिर फाइनली लास्ट में हम लोग लास्ट वाले जो फिजिक्स का वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी आपने देखा था। उसमें बहुत सारे अपने कंडीशन और कुछ फॉर्मूला भी आपने साबित किया था। तो उसी टॉपिक को, एटॉमिक थ्योरी को ही, जिसमें नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का निर्माण हुआ, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टर्म यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है नील्स बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग ही। तो हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं आज और जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, जो उस दिन हम लोगों ने फाइनली एक फॉर्मूला डिफाइन किया था, ये शायद आपको याद भी होगा, इक्वल टू माइनस एम ई इंटू ई टू दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और इसमें इस सारे टॉपिक में ये बताया गया था कि ये सारे चीज़ कांस्टेंट है और एक एन है, एन पे ही जो है वो ई डिपेंड करता है। उसके बाद एम ई का वैल्यू, ई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एच का वैल्यू, सारा वैल्यू मैंने बताया था। ये सब पढ़ाया हुआ चीज़ है तो हम वापस इसको नहीं बताते हैं। तो ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए थे कि इसका इतना वैल्यू होता है। साइड में हम कुछ और भी चीज़ लिखे हैं, वो हम आपको अभी समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि लास्ट डे के टॉपिक में हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया था। अच्छा, इस फॉर्मूला को जब मैंने पढ़ाया था तो थोड़ा एक माइनर मिस्टेक हो गया था हमसे, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा गलती हो गया था, माइंड कुछ काम नहीं कर पाया और वहाँ पे हम थोड़ा सा आपको गलत बात बता दिए थे। तो उस चीज़ का हम आपको यहाँ पे सुधार करवाते हैं कि थोड़ा सा एकदम माइनर मिस्टेक हुआ था, हल्का सा। वो माइनर मिस्टेक ये था कि जब ये आप फॉर्मूला देखो, इसमें ये सब कांस्टेंट है, तो ये जो है वो पक्का डिपेंड करता है एन स्क्वायर पर। और किस पे? तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत कर्मानुपाती। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का वैल्यू घट जाएगा। एन का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ई का वैल्यू घट जाएगा, और अगर एन का वैल्यू घटा तो ई का वैल्यू बढ़ जाएगा, सीधा उल्टा। तो एक बात याद अभी एक ही रखते हैं कि अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का वैल्यू घटेगा। और एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षाओं की संख्या। तो अगर हम पहले कक्षा का बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो उसका एनर्जी E1 है, यानी उसका जो ऊर्जा का वैल्यू आएगा वो E1। और अगर हम N2 का, N का वैल्यू 2 बात करते हैं, ठीक है, N बराबर 1 और N बराबर 2, यानी ऐसे ना लिखे, हम ऐसे लिखे तो आपको काम चलेगा N1 N2, यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा ऑर्बिट, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। हम 2 ऑर्बिट का बात करते हैं, N1 N2, ठीक है। और इसका एनर्जी हो जाएगा E2। तो ऑलरेडी पहले और दूसरे वाले ऑर्बिट में बड़ा जो ऑर्बिट होगा वो N2 होगा, पहले के बाद बड़ा वाला ऑर्बिट आएगा। तो पक्का एनर्जी, ठीक है, एनर्जी E1 का बड़ा हो जाएगा, E2 का छोटा, क्योंकि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये नीचे है, ये ऊपर है, मतलब व्युत कर्मानुपाती। अगर ऐसा रहता तो ये बढ़ता तो ये भी बढ़ जाता, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, क्योंकि ये अपॉन में है, ये ऊपर में है। तो अपॉन में होने के कारण अगर N1 का वैल्यू ज़्यादा, N1 का वैल्यू अगर कम है तो E1 का वैल्यू बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम N2 और N3 का बात करें तो ऑलरेडी N3 ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन अगर हम E2 और E3 में बात करें इसके एनर्जी लेवल को, तो E2 का ज़्यादा हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमने उस दिन बताया था, यही चीज़ एग्जैक्टली हमने उस दिन बताया था कि ऐसा होता है कि अगर जैसे जैसे ऑर्बिट में हम बढ़ते चले जाते हैं, ऑर्बिट में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एनर्जी लेवल उसका क्या हो जाता है? एनर्जी लेवल घटते जाता है। जैसे जैसे ऑर्बिट में हम आगे जाते हैं, हम उस दिन ये पढ़ा दिए थे कि ऑर्बिट में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी उसका घटते जाता है। और फाइनली ये कंक्लूजन निकला था कि अगर ये न्यूक्लियस है और उसमें बहुत सारे ऑर्बिट है, 1 2 3 4 ऐसे ऑर्बिट है, ठीक है। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो हम जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ाते जाएंगे, यानी ज़्यादा ऑर्बिट में जाएंगे, एनर्जी घटते जाएगा। ये मैंने बताया था उस दिन। तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला था कि ये पहले वाले का एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट होता है और बाकी वाले का एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है, ठीक है। पहले वाले का एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और सबसे आगे वाला का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। मैंने उस दिन पढ़ा दिया था। लेकिन उस दिन हमने एक चीज़ तो देखा ही नहीं, ये माइनस, ठीक है। ये माइनस थोड़ा काम गड़बड़ कर दिया इस माइनस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये माइनस कांस्टेंट
तो नहीं है, माइनस पे तो डिपेंड करेगा, ये सबका तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन माइनस तो एक रहेगा साइन। तो ई जो है वो एन स्क्वायर का अगर ऐसे रहता, सिर्फ ये कंडीशन, तो हमने अभी तक जो बात बताया वो सही है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल घटेगा। तो इसके अनुसार सबसे पहले वाले ऑर्बिट यानी सबसे पहले वाले कक्षा का ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाएगा और बाद वाले का एनर्जी ऊर्जा कम होगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं, सबसे पहले वाले का ही एनर्जी लेवल सबसे कम होगा और बाद वाले का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। उल्टा याद रखना है, हमने थोड़ा गलत बताया था। ये क्या बात याद रखना है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर माइनस को हटा दिया जाए तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ऑर्बिट में आगे की ओर एनर्जी लेवल घटते जाता है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि सबसे पहले वाले का एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा है क्योंकि माइनस का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, ठीक है। तो सीधा उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का भी वैल्यू बढ़ेगा। कारण ये चीज़ हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि माइनस से कैसे टर्म बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, ध्यान से समझो, ये समझ में आएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग उस दिन वाला टॉपिक के अनुसार ये होना चाहिए था, एन ज़्यादा ई कम। उस दिन के टॉपिक के अनुसार अगर हमने माइनस नहीं देखा था तो माइनस अगर नहीं था तो ऐसा होना चाहिए था। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, हालांकि हम वैल्यू निकालेंगे नहीं, वैल्यू यहाँ पे हम शो किया है, हमने मेंशन किया है, आप देखो ध्यान से समझो। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं, सब चीज़ का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, सिर्फ एन का वैल्यू नहीं पता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले एन बराबर 1 में, यानी कि पहले ऑर्बिट का बात करते हैं। और इस फॉर्मूला पे एम ई सब का वैल्यू रखते हैं, एन का वैल्यू 1 रखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में आंसर आएगा। फिर हम उसको 1.6 गुने 10 के पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। समझो बात, ये पहले न्यूमेरिकल्स हम पढ़ा चुके हैं। हमने क्या बोला कि सबसे पहले एम ई का, ई का, एप्सिलॉन नॉट का, एच का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे, रिजल्ट कुछ भी आए, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो आंसर जूल में आएगा। और हम उस जूल को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लगभग सारे क्वांटिटी को एनर्जी जो है, क्वांटिटी एनर्जी का जो है, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल कर रखते हैं। तो हम जो आंसर आएगा वो जूल में, उसको हम 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिए, वो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब समझो, हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि n का मान अगर हम 1 रखें तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद एनर्जी का वैल्यू इतना आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हम माइनस को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, माइनस हटा दिए। अगर हम n बराबर 2 रखें तो सब चीज़ वही रह जाएगा, n के जगह 2 रखा जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, बाकी सब वही वैल्यू डिवाइड कर लेंगे, तो इतना रिजल्ट आएगा। n3 का वैल्यू 3 रखें, n का वैल्यू 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, इसी तरह और रखते चलेगा, ठीक है। अब बताओ n1 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे बड़ा वाला जो ऑर्बिट है वो पक्का ये है, और सबसे छोटा ऑर्बिट 1 है, क्योंकि नाभिक के जो सबसे नज़दीक होगा वो छोटा ऑर्बिट होगा, जो दूर होगा वो बड़ा सा ऑर्बिट होगा। तो छोटे से ऑर्बिट का अगर बात करें तो उसका एनर्जी कितना आ रहा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे हम ऑर्बिट बढ़ाएं, n बराबर 2 रखें, तो 13 से घट के 3 आ गया, 3.4 यानी 3.5 के आसपास। अगर हम n का वैल्यू 3 रखें तो 1.5 यानी 1.5 के आसपास हो गया। जैसे जैसे देखो n का मान 1 2 3 4 5 6 बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो माइनस का अगर बात न किया जाए, माइनस का अगर बात न किया जाए तो ये तो सही है कि n का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो e का वैल्यू घटेगा, घटेगा। देखो n का वैल्यू हम बढ़ाते चल जा रहे हैं, n का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो e का वैल्यू घटते घटते 13 से घटते घटते कितना हो गया, 0.37 हो गया, बहुत कम हो गया। ये बात सही है, और यही चीज़ हमने उस दिन बता दिया था गलत, माइनस को नहीं देखा गया था। माइनस अगर रहे, ठीक है, तो क्या होगा, सब में माइनस, सब आंसर माइनस में आ जाएगा। बस यही ना अंतर आएगा कि सारा आंसर्स माइनस में आ जाएगा। अब जल्दी से हमको बताओ कि सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, यही तो है। जो माइनस में सबसे छोटा वैल्यू होगा वही तो बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि -13.6, -5 और -8 में कौन बड़ा है, ऑलरेडी -5 बड़ा है। 5 और 8 में तो 8 बड़ा है, लेकिन -5 और -8 में -5 बड़ा है।
कैसे? इसके -5 का मतलब इसके पास 5 रुपया कर्ज है और इसके पास 8 रुपया कर्ज है, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसके पास कर्ज कम ही है ना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ तो सिंपल वे में सब कोई जान रहा है। तो अब बताओ कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू यही है, तो n का मान, ध्यान से समझना, n का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, ये सबसे कम है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो यहीं पे हमने गलत बता दिया था कि n का वैल्यू बढ़ने से e का वैल्यू घटता है, ये हमने बता दिया था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि n का वैल्यू बढ़ने से e का भी वैल्यू बढ़ता है, ये आपका कॉन्सेप्ट सही है। माइनर मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, वो चीज़ हम गलत मेरे माइंड से भी निकल गया था, तो वो चीज़ को हम आज क्लियर कर दिए, याद रखिएगा। अब आप कॉन्सेप्चुअल हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन का भी बात हो रहा है, हाइड्रोजन पे ही नील्स बोर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, प्लस चार्ज लिख लेते हैं तो न्यूक्लियस समझ जाओगे। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इसी तरह और भी ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट यानी कक्षा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे हायर एनर्जी किसका होगा? तो ऊपर वाले का, और अगर लोगे तो और ज़्यादा। और सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होगा? तो इसका, यानी न्यूक्लियस के नज़दीक में, न्यूक्लियस के नज़दीक में जो सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट होता है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, और इसी के कारण ये वाला कक्षा सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा जो है वो कम है, लेस है, कम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि उसका एनर्जी लेवल कम है, तो माइनस आपको ये कॉन्सेप्ट दिला देगा, तो यहाँ माइनस वाला बात समझ गए। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, फाइनली सब चीज़ को हटा के सीधा सा एक बात याद रखना है कि जैसे जैसे ऑर्बिट, बड़े ऑर्बिट में हम जाएंगे उसका एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा, छोटे ऑर्बिट में रहेंगे एनर्जी लेवल कम रहेगा, और छोटा ऑर्बिट होगा कहाँ? न्यूक्लियस के नज़दीक। न्यूक्लियस यानी नाभिक के नज़दीक वाला जो ऑर्बिट होगा, नज़दीक वाला जो कक्षा होगा, उसका एनर्जी लेवल, ऊर्जा लेवल सबसे कम होगा, और जैसे जैसे बढ़ोगे वो बढ़ते चला जाएगा, और इसी के कारण सबसे नज़दीक वाला जो आपका ऑर्बिट होगा वो स्टेबल होगा, अस्थाई होगा, ठीक है। अनस्टेबल नहीं, स्टेबल, अस्थाई, अस्थाई नहीं, अस्थाई, ठीक है, अस्थाई रहेगा। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी से हम आपको एक और कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं। ये चीज़ गलत हो गया था, अब आप समझ गए क्लियरली कैसे कैसे। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिएगा कि आप देख रहे हो कि अलग अलग ऑर्बिटों में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम न्यूक्लियस है ये आपका, ध्यान से समझना, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये 2 ऑर्बिट बना देते हैं, 2 से ज़्यादा भी बना सकते थे, 2-3 बना देते हैं, 2-3 जगह है इतना ही, नहीं तो और बनाते 5-6। 3 ऑर्बिट हमने बनाया, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली वे में, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, यानी ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली यहीं रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि हर एक एलिमेंट स्टेबल होने का कोशिश करता है, अगर स्टेबल नहीं है तो वह स्टेबल होने का कोशिश जरूर करता है, किसी न किसी चीज़ से रिएक्शन करके, या कोई भी नेचुरल फिनोमिनन देके वो, या आर्टिफिशियल मेथड, कुछ से भी वो अपना होना चाहेगा, यानी कि वो स्टेबल होना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को धारण करने के लिए, या आपका एटम ही स्टेबिलिटी को धारण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में ही रखने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन रहना भी चाहता है फर्स्ट ऑर्बिट में, जो ग्राउंड स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये ग्राउंड स्टेट पे है। लेकिन अगर इन केस हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दें, बाहर से, ध्यान से समझना, यही चीज़ समझना है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दें, एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, तो इसके पास एनर्जी बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, उस ऑर्बिट में जाएगा जहां पे इसका एनर्जी मैनेज हो सके। क्योंकि ये जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, ये कम एनर्जी लेवल का है,
है ना। और अगर उसको ज़्यादा एनर्जी दिया गया तो वो पक्का अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं ऐसे ऑर्बिट में जाना चाहेगा जहां पे उसके एनर्जी बैलेंस हो सके, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया है तो वो झट से इलेक्ट्रॉन जंप करके या तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा या तीसरे में या चौथे में या पांचवें में। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एनर्जी दिए। अलग अलग, जैसे कि अगर मान लो सपोज हम इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी दे दिए तो इलेक्ट्रॉन फट से जंप करके चला जाएगा चौथे वाले ऑर्बिट में। समझ रहे हो बात। अगर हम उसको इतना दे दिए एनर्जी तो वो फट से जंप करके पांचवें वाले में चला जाएगा। ये बातें आप याद रखिएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के वो जंप करके चला जाएगा दूसरे वाले ऑर्बिट में जहां उसका एनर्जी बैलेंस हो सके। हाँ, वहां जाने के बाद वो रोटेट वैसे ही करेगा जिस तरह से ऑर्बिट के चारों तरफ यहां घूम रहा था, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ यहां घूम रहा था, उसी तरह वो पांचवें या छठे में जाके भी वैसे ही घूमेगा। बस अपना अपना वो ऑर्बिट चेंज कर देगा एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देने के कारण। हाँ, लेकिन जैसे ही उसका एनर्जी खत्म होगा, लॉस होगा, ठीक है, जैसे ही एनर्जी लॉस होगा वो वापस अपने ऑर्बिट में चला आएगा। ठीक है, और उसमें भी आने का कंडीशन है। जैसे कि मान के चलो पहला से चल गया, हम इसको एनर्जी दे दिए कितना -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉन्संट्रेट, हम इतना -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिए। ये चल गया जंप करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑर्बिट में वो चला गया। ठीक है, छठा में कहाँ चला गया, इसमें। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चल गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको इतना एनर्जी दिया। अब जब ये मूव करेगा धीरे धीरे इसका एनर्जी तो लॉस होगा ना, खत्म तो होना ही है। आप एक छोटे से कमरा में रह रहे हैं, एक झोपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास अचानक से 1 करोड़ रुपया आ गया। ठीक है, इमेजिन, आप करो इमेजिन कि आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया। आप फट से आपका लेवल बढ़ जाएगा आपके पास। अब आप सपोज आप अब जहाँ होटल में बैठ के समोसा, छोटा सा होटल में, झोपड़ी वाले होटल में आप बैठ के समोसा खा रहे थे, अब कहीं ना कहीं आप हो सकता है 5 स्टार होटल में जाने लगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो फिर उड़ना तो आदमी का बनता है, उड़ने लगेगा। लेकिन वो पैसा मिला है ना कि उसने कमाया है, वो पैसा को अगर उसने सिर्फ यूज करना सीखा, यूज करना सीखा मतलब उसको कहीं उससे बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, उसने यूज किया। 5 स्टार होटल में जाएगा, 1 करोड़ रुपया धीरे धीरे घट के मान लो हो गया 50 लाख रुपया, खत्म कर दिया वहां पे। तो जैसे ही 50 लाख होगा तो अब वो 5 स्टार होटल में न रह के हो सकता है आप 3 स्टार होटल में रहे, क्योंकि पैसा कम गया। फिर 50 लाख से और कमते जाएगा, धीरे 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 कमते कमते फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा। और अगर वही आदमी बिजनेस कर लेता, उसी पैसा का यूज करके बिजनेस कर लेता, तो हो सकता है शायद हमेशा 5 स्टार होटल में वो खाए। ये पॉइंट है, आप अपने लाइफ में ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको यूज करो। हालांकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना माइंड तो है नहीं कि वो बिजनेस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन थोड़े कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है कि वो जाके एक जूता का दुकान खोल देगा, वो बढ़िया सा मॉल खोल देगा। वो उसके पास पैसा, उसको पैसा थोड़े मिला, उसको तो एक एनर्जी मिला है ना। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया जाए, इतना एनर्जी दे दिया जाए, तो वो छठे वाले ऑर्बिट में चला गया, यानी 5 स्टार होटल में। ठीक है, लेकिन वो मूव कर रहा है लगातार, उसका एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगा, क्योंकि अपना खुद का एनर्जी नहीं है। ग्राउंड स्टेट में हर एक कोई लेना रहता है। ठीक है, आप ही ऐसे आप नॉर्मल आपका 98 डिग्री 97 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है, अचानक से धूप में निकलते हो, थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, या अचानक से एसी वाले रूम में चले जाओगे तो थोड़ा बॉडी ठंडा हो जाएगा, कम टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन फिर नॉर्मली जैसे ही होगे फिर वापस वही तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। कि गर्मी में गया और उसके बाद 98 से 100 हो गया, तब हमेशा 100 ही रहेगा, कभी ना कभी तो नॉर्मल होगा ही। तो वो यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी लिया, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया छठे ऑर्बिट में, मूव किया, एनर्जी जैसे उसका घटा। ध्यान से समझना, यही पॉइंट है। एनर्जी जैसे ही कमेगा, हो सकता है जब एनर्जी इतना दिए हम इसको एक्सटर्नल, तो वो छठे ऑर्बिट में था। ठीक है, छठे ऑर्बिट में। और जैसी थोड़ा एनर्जी घटा, और एनर्जी घट के हो गया इतना 0.54, तो वो फट से छठे से पांचवें में जंप कर जाएगा। अब पहले से तो छठा में आ गया, अब छठे से पांचवें में जाएगा, फिर और एनर्जी घटेगा तो पांचवें से चौथे में जाएगा, फिर एनर्जी इतना हो गया बच के तो इसमें जाएगा 3 में, फिर एनर्जी इतना हो गया तो इसमें चला जाएगा, और धीरे धीरे एनर्जी वापस उतना ही पहुंच गया जो उसका ग्राउंड स्टेट का था, यानी उसका ओरिजिनल वाला, तो फिर पहले ऑर्बिट में चला जाएगा। समझ रहे हो बात? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि -0.737 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न देके हम
इनफाइनाइट एनर्जी देते हैं और वो नंबर ऑफ एन का वैल्यू इनफाइनाइट कर देते हैं, क्योंकि 6 7 8 9 10 0 बढ़ते जाएगा, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाएगा, क्योंकि सबसे तो सबसे बड़ा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। समझ रहे हो बात, क्योंकि माइनस में घट रहा है 13 दशमलव, जैसे कि -8 तो फिर -7 -6 है ना, फिर -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0, तो ऐसे 0 जाएगा। तो ऐसे मान लो कि घटते 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 कहाँ चल गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कहाँ पे गया है, इनफाइनाइट, एन का वैल्यू इनफाइनाइट, हम इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए। ठीक है, अब ई सबसे तो ज्यादा ही दिए है ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया मतलब ई सबसे तो ज्यादा ही दिया। अब अभी मत सोचना कि 0 मतलब कुछ नहीं, ये मत समझना, ई सबसे तो 0 ज्यादा ही है, ये आप समझो, पॉइंट समझो, इन लोगों से वैल्यू 0 का ज्यादा ही है। ठीक है, तो अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए तो हो सकता है एन बराबर इनफाइनाइट पे चल गया। इनफाइनाइट का मतलब हो सकता है 100वां ऑर्बिट, 500वां ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट आई डोंट नो, इनफाइनाइट मतलब कुछ भी, कहीं पे भी चल गया, किसी भी ऑर्बिट में चला गया जिसको हम गिन नहीं पा रहे कि वो किस ऑर्बिट में चला गया। लेकिन धीरे धीरे जब एनर्जी खत्म होगा तो वो आएगा वापस छठे में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, एक में। ठीक है, तो ये 6 पे ही कॉन्सेप्ट बनेगा। नील्स बोर ने इस 6 ही कंडीशन को थ्योरी दिया था, क्या कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जाके और अगर वापस आ रहा है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला गया, किस ऑर्बिट में आई डोंट नो, किसी भी ऑर्बिट में वो चला गया इनफाइनाइट तक। अब वो इलेक्ट्रॉन वापस आने का कोशिश कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन वापस आया और अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया पहले वाले ऑर्बिट में, ऐसे तो छठे में भी पहुंचेगा, पांचवें में भी, लेकिन अभी एक समझो, इलेक्ट्रॉन वापस आया और पहले वाले ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, पहले वाले ऑर्बिट में, तो उस समय एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया लाइमेन सीरीज। लाइमेन, हिंदी में भी लाइमेन, लाइमेन श्रेणी, हिंदी में लाइमेन श्रेणी, इंग्लिश में लाइमेन सीरीज। ठीक है, अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट से चल के, मान लो कि इनफाइनाइट को 100 मान लेते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड होता है, लेकिन मान लो कि 100 ऑर्बिट है। ठीक है, 100 में से आए 1 में, या 99 में से उठ 99वां ऑर्बिट में से भी आए उठ के 1 में, या 98 ऑर्बिट में से उठ के आए 1 में, मतलब लगातार 100 ऑर्बिट, उसमें से 100 मान लो एनर्जी दिए, वो चल गया 100वें ऑर्बिट में, वहां से उठ के आए पहले में, या फिर हो सकता है कि हम उसको एनर्जी दिए, वो 100वां में न जाके 98 में ही गया होगा, या 99 वाले ऑर्बिट में ही जा पहुंचा होगा, और फिर वहां से आएगा तो फिर 99 से भी 1 में आए, या हो सकता है 98 में ही पहुंचा होगा। वो डिपेंड करता है। हम इनफाइनाइट का मतलब है कि हमने एनर्जी जितना दिया, उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला गया, हो सकता है 100वां ऑर्बिट में चल गया, 101वां ऑर्बिट में चला गया, 102वां ऑर्बिट में, या 1000वां ऑर्बिट में चला गया, है ना, या 1001वां ऑर्बिट में चल गया, या 1,00,000वां ऑर्बिट में चला गया, कहीं भी चला गया। ठीक है, लेकिन वहां से जब आएगा कोई किसी भी, अब यहां से लेके वहां तक में किसी भी ऑर्बिट से, 1,00,000 ऑर्बिट से, या 10,000वें ऑर्बिट से, या 1,000वें ऑर्बिट से, या 9,999 या 998 या कुछ भी, या 100वें ऑर्बिट, या 98वें ऑर्बिट, या 99वें ऑर्बिट, या 50वें ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वाले ऑर्बिट में वापस आ गया, तब लाइमेन सीरीज का निर्माण हुआ। ठीक है, और अगर उन्हीं सब ऑर्बिटों में से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर आ गया दूसरे वाले ऑर्बिट में, तो बामर सीरीज का निर्माण हुआ। और ये सीरीज क्यों बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, पहले आप ये देख लो, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। उसके बाद अगर उन्हीं सब इनफाइनाइट तक के ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन वापस आया तीसरे बारे में, तो बना पास्चन। सब हिंदी इंग्लिश सब वही, खाली सीरीज के जगह श्रेणी लिख देना हिंदी में। ठीक है, और फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फुंड, पी साइलेंट होता है इसमें, फुंड सीरीज, और हम्फ्रीज सीरीज। ये बात याद रखना, यानी इनफाइनाइट तक के किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वाले ऑर्बिट में आ जाए इलेक्ट्रॉन वापस,
तो लाइमन सीरीज का निर्माण होगा। सेकेंड वाले में अगर पहुंचे तो बामर सीरीज का निर्माण होगा। अगर थर्ड वाले में पहुंचे तो पास्चन सीरीज का निर्माण होगा। फोर्थ वाले में पहुंचे ब्रैकेट सीरीज का निर्माण, यानी किसी भी से निकल के, तो ब्रैकेट फुंड से, फुंड यानी पांचवें में आ जाए, हम्फ्रीज यानी किसी भी ऑर्बिट से निकल के छठे में आ जाए। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? एनर्जी लेवल, एनर्जी, आप सोचो, पहले आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मान लो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए, और ये पहुंच गया यहां, ठीक है। तो जब, और पहले से इसके पास कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले से इसके पास था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और दे दिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल हो गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने के बाद जब यहां पहुंचा तो यहाँ मूव करेगा, मूव करते करते फिर इसका जब एनर्जी घटेगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, फाइनली इसमें आ गया। तो सबसे पहले लास्ट में समझते हैं कि जब 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब इसके पास घटने लगा तो पहुँच आया यहाँ पे। तो एनर्जी में डिफरेंस, जो एनर्जी इसका लॉस हो रहा है वो एनर्जी बाहर निकलेगा, समझ रहे हो बात? 10 से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से धीरे धीरे निकलेगा, तभी तो एनर्जी घट रहा है तो वापस आ रहा है। तो जो एनर्जी घट रहा है वो कहां जाएगा? जो एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के बाद वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और वापस पहुंच रहा है, वो एनर्जी आखिर जाएगा कहां? तो वो एनर्जी बाहर निकलेगा। वही एनर्जी तो एक सीरीज बना रहा है, यानी एक वेव के फॉर्म में एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी, ऊर्जा का फॉर्म एक निकल रहा है वेव के रूप में, और वही एक सीरीज का निर्माण करते चला जा रहा है। उसका हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे कि जो एनर्जी निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी वो निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वो ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो वो ऊर्जा बाहर निकलेगा तो उसका कोई वेवलेंथ होना चाहिए, तरंगदैर्ध्य का मान। तो वो तरंगदैर्ध्य का सूत्र हम लोग निकालेंगे, इसके बाद फॉर्मूला निकालेंगे कि वो कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला कि हम लाइमन बामर इस सब का वो निकाल सके, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य का वैल्यू ये आएगा, तुरंत ही आएगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ गए कि ये सब सीरीज कैसे बन रहा है। तो सीरीज इसलिए बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेके, बाहर से एनर्जी ले लिया और दूसरे वाले ऑर्बिट में जाके फिर जब अपना एनर्जी छोड़ रहा है वापस, तो वो एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकल रहा है। समझ रहे हो बात ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही ना रदरफोर्ड का प्रॉब्लम हो गया था। रदरफोर्ड क्या बोले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है चारों तरफ घूम घूम के, ठीक है। लेकिन फिर लोगों ने क्वेश्चंस क्या उठा दिया कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाता और ऑर्बिट भी समाप्त हो जाता और सारा ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन विलीन हो जाता न्यूक्लियस में, एटम खत्म, एटम का कहानी खत्म हो जाता, एटम का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है? निकलता तो था, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट यहां भी आ गया कि अगर निकलेगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तब नील्स बोर ने फाइनली ये कंक्लूजन दूर किया कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से, एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन तब निकल पा रहा है जब आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में आकर आप उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सब प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस तब करेगा जब आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और वो इलेक्ट्रॉन किसी अनदर ऑर्बिट में जाएगा और जाने के बाद वापस जब आएगा तो अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलेगा, ठीक है। और वही से हम लोग उसका वेवलेंथ का फॉर्मूला भी डिफाइन करेंगे। और इस तरह से 6 सीरीज का निर्माण होगा, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फून हम्फ्रीज। इसका अगर डिफिनेशन लिखना हो लाइमन सीरीज का तो हम लिखेंगे कि अधिक ऊर्जा वाले कक्षा से, अधिक ऊर्जा मतलब ऊपर का ऑर्बिट, अधिक ऊर्जा वाले किसी भी कक्षा से, ध्यान से समझो, अधिक ऊर्जा वाले किसी भी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन पहले वाले कक्षा में, अधिक ऊर्जा वाले कक्षा से किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल के इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में आए तो लाइमन सीरीज का निर्माण होगा। और फिर वापस दूसरे का डेफिनेशन कि अधिक ऊर्जा वाले किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के दूसरे वाले में आए, दूसरे कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, तो बामर तृतीय में आए, यानी अधिक से ही किसी भी कक्षा से अगर निकल के प्रथम में आए, द्वितीय में आए, तृतीय में आए, तो इस तरह का सीरीज। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए कि हायर लेवल एनर्जी ऑर्बिट से
किसी भी हायर लेवल एनर्जी वाले ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के फर्स्ट ऑर्बिट में है तो लाइमन सेकेंड ऑर्बिट में है, बामर थर्ड ऑर्बिट में है, पास्चन, इस तरह से वो एक सीरीज बनेगा। ये 6 सीरीज को याद करने का तरीका है, एक फॉर्मूला बता देते हैं, एक देहाती टाइप का फॉर्मूला है, थोड़ा हंसी आएगा सुन के लेकिन याद बहुत जल्दी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम तब बनाए थे जब जिस साल शराब बंद हुआ था, ठीक है, तो शराब बंद हुआ था बिहार में, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाए दिए थे। ये फॉर्मूला हमने ये बनाया था एक देहाती भाषा में, क्योंकि बिहार के हैं तो उसी अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बताए थे हम लोग, और फॉर्मूला था लेब पीब पागल होगा, यानी कि शराब जब खरीदोगे लेब LB लेब पीब पागल होगा, ठीक है, थोड़ा हंसी वाला चीज़ है लेकिन यू डोंट वरी, आपको याद करना आसान हो जाएगा। लेब पीब पागल होगा, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे लेब, ठीक है, पीब पागल होगा, ठीक है, लेब, फिर से वापस लेब पीब पागल होगा, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फूंड, हम्फ्रीज, फिर आप एक नाम याद कर लो तो आपको सीरीज याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा समझ गए, ये 6 सीरीज, डेफिनेशन आप समझ रहे हो वो तो सब लिखा हुआ रहेगा। ये जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब पराबैंगनी, सब तो लिखा हुआ रहेगा ये सब टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट, खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो ना, ये एनर्जी वाले लेवल का इसका, बाकी तो सब लिखा हुआ रहेगा कॉपी पे, ले लिए। देखो अब इसको हम मिटाते नहीं, इधर लिखते हैं बस, पराबैंगनी क्षेत्र, ये याद रखना कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फूंड और हम्फ्रीज में, ठीक है, लाइमन सीरीज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के, क्योंकि ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण ही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, यानी पराबैंगनी भाग में, ठीक है। जैसे सूर्य के लाइट प्रकाश भी अल्ट्रा वायलेट है, तो उसमें 3 गो है ना, 3 अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट, यानी पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश और औरक्त किरण, ये 3 प्रकार की है। तो लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के इस भाग में पड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र, वेवलेंथ वगैरह सब उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अच्छा, बामर जो है, बामर, ठीक है, ये विजिबल रीजन यानी दृश्य क्षेत्र या दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हैं, विजिबल लाइट, यानी इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बामर सीरीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के दृश्य भाग में पड़ता है या दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, विजिबल रीजन बोल सकते हैं। और बाकी ये जो चारों हो गया, पास्चन, ब्रैकेट, फूंड और हम्फ्रीज, ये इंफ्रारेड रीजन, हिंदी में औरक्त क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन सीरीज, हिंदी में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइमन श्रेणी हिंदी हो जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के किस भाग में पड़ता है या आता है, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी। अच्छा, बामर सीरीज किस भाग में पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, यानी विजिबल रीजन, और ये बाकी जो 4 होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में फाउंड होते हैं, ठीक है, आप समझ गए। हाँ, एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि दे देगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से कौन सा ऐसा सीरीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड रीजन में नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड रीजन में नहीं पाया जाता है। तो ये 4 पाया जाता है, ये दोनों नहीं पाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आपको ये और ये दोनों और ये और ये ऑप्शन दे दे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यही होगा क्योंकि ये नहीं पाया जाता है इस भाग में। या हो सकता है ये तीनों ऑप्शन दे के एक ई दे दे ऑप्शन 4, तो यही आंसर होगा। या फिर ये तीनों, कोई भी 3 दे सकता है, या ये तीनों, ठीक है, या बामर को भी आप बोल सकते हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए वो सारा कंसेप्चुअल आप याद रखिएगा कि लाइमन अल्ट्रावायलेट में पड़ता है, बामर विजिबल में पड़ता है और बाकी जो 4 हो गए वो औरक्त क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये 6 सीरीज का निर्माण हो गया। डिफिनीशन कैसे लिखना है वो तो सारा वो नोट्स हम आपको भेजेंगे। अब समझ गए। फाइनली एक लास्ट बात याद रख लीजिए कि
हम आपको उस दिन जो बात बताए थे उसको थोड़ा सा भूल जाइएगा, लास्ट का टॉपिक, और आज का बात याद रखिएगा कि हम जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर वाले जैसे जैसे हम न्यूक्लियस यानी नाभिक से दूर वाले कक्षा में जाते हैं, दूर वाले ऑर्बिट में, वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है। तो सबसे कम एनर्जी, सबसे कम ऊर्जा होता है पहले वाले ऑर्बिट का, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा उसी ऑर्बिट में घूमता है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, स्टेबल, यानी कि स्टेबल रहता है वहाँ पे। हाइड्रोजन का यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है, बाकी एलिमेंट के लिए नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोगे एनर्जी बढ़ते जाएगा, और उसके लिए हमने ये बताया, दिखाया कि एनर्जी कैसे निकाला जाता है। उसका आपने एक फॉर्मूला भी जनरेट किया था उसी वाले टॉपिक में, बस खाली माइनस थोड़ा दिक्कत किया था। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैसे ऑर्बिट में जाएगा जहां उसका एनर्जी बैलेंस हो जाए, लेकिन वहां वो रुकेगा नहीं, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, और वापस आने के क्रम में वहां से एक सीरीज निर्माण करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वाले कक्षा में आ जाए, ऊपर वाले किसी से भी, तो वहां बनेगा क्या, तो लाइमन, दूसरे वाले में आए तो बामर, फिर पैशन, ये ऐसे ऐसे। याद करने का ट्रिक हमने बताया, लेब पीब पागल होइबा, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फूंड और हम्फ्रीज, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। मे भी आप सारा टॉपिक समझ ही गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या डायरेक्ट मुझे फ़ोन कीजिए। डायरेक्ट आप हमको फ़ोन कीजिए कि हाँ ऐसा टॉपिक दिक्कत हो, वीडियो पॉज करके तुरंत उस क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए और फ़ोन कीजिए मुझे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपको ज़रूर उसका डिटेल्स डिस्कशंस करके बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये टॉपिक समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा नॉर्मली। अगर छोटा में आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो हिंट लिखने के लिए। अब आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तब चलिए अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के लिए जो फिगर ड्रॉ होगा वो फिगर हम आपको समझा दें। सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज देके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और इसी तरह से डॉट 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 अनलिमिटेड। ऐसे हमने डॉट डॉट दिया है, मतलब कि बहुत सारे, ठीक है ना। ये हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 2, n बराबर 3, फिर n बराबर 4, दिख रहा है आप लोग को, n बराबर 5, n बराबर 6 और 7, 8, 9, n बराबर इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे ऑर्बिट। और यहाँ पे आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया। तो अगर ये बड़ा सबसे आगे वाला ये ऑर्बिट है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वाले में आए, ठीक है, या इसके बाद, ये अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड समझ रहे हो, अनलिमिटेड, उससे पहले यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी यहाँ तक कि छठा से भी निकल के, या पाँचवें से भी, या चौथे से, या तीसरा, या दूसरा, क्योंकि दूसरा से भी आ सकता है, दूसरा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आए, ठीक है, यहाँ जो सीरीज बनेगा वो बनेगा लाइमन। समझ रहे हो बात, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब सेकेंड बार में चलते हैं। पूरा तो फिगर नहीं हट पाएगा, बड़ा फिगर चाहिए, चलो हटा लेंगे कैसे। अच्छा, अगर फर्स्ट से सबसे लास्ट वाले से निकल के दूसरे में आए, दूसरे में देखो आ रहा है, दूसरे में, ठीक है, तो ये तुम्हारा बनेगा कौन सा, बामर, ठीक है। अच्छा, लास्ट से निकल के अगर तीसरे में आए, तो लाइमन, बामर, पास्चन सीरीज बनेगा। बना लोगे फिगर। उसके बाद अब इधर करते हैं, ठीक है, 3 हो गया ना, 3 और एडजस्ट करना है। अगर अब ऊपर से किसी भी ऑर्बिट से निकल के चौथे में आए, ठीक है, चौथे में, तो ये बनेगा लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अब ऊपर वाले से किसी में निकल के पाँचवें में आए, देखो ये पाँचवा है,
पाँच में और भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो अनलिमिटेड ऑर्बिट बना सकते थे ना। तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज। और अगर ऊपर से निकल के छठे में है, ऐसा और भी बना सकते थे, इनफाइनाइट। ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और भी ऑर्बिट हो सकता है ना इनफाइनाइट तक। एक दो और रहता तो और लाइन खींचाता, एक को में मान लो, तो ये बन जाएगा हम्फ्रीज सीरीज। ठीक है, तो ये 6 सीरीज का निर्माण हो गया। एक और ये इस टाइप से भी फिगर बना होता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाएगा ना, 3, तो इसीलिए साइज बढ़ाते चला जा रहा है, 5, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये साइज बढ़ा इसलिए दिए हैं क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर वाले किसी से भी निकल के कहाँ है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, इसमें से किसी में से भी निकल के फर्स्ट में है, तो ये बनेगा लाइमन। ठीक है, और ये कब निकल के आएगा, पहले तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, है ना। उसके बाद अगर ऊपर किसी भी से निकल के आ जाए सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में किसी से भी निकल के सेकेंड में, तो बनेगा बामर। 6 अटेगा नहीं, आपके पास कॉपी में जगह होगा, ये फिगर बनाने के बाद उसके नीचे ये फिगर बनाइएगा। ठीक है, तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, जितना हम एडजस्ट होता है हम बनाते हैं। तीसरा, किसी से भी निकल के आ जाए तीसरे में। ठीक है, तीसरा, तो लाइमन बामर ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, उसके बाद किसी से भी निकल के आ जाए चौथे में, शिट, चौथा यहाँ है ना, नहीं यहाँ है चौथा, ये 4 में, स्केल से आप लोग अच्छे से गिनना। लाइमन बामर ब्रैकेट, कौन को एक भूल गए, लाइमन बामर पास्चन था ना, तीसरा पास्चन ब्रैकेट। ठीक है, एंड फिर अब पाँचवें के लिए, तो ऊपर किसी से भी निकल के आ जाए पाँचवें में, ठीक है, और ऊपर किसी से भी निकल के आ जाए छठे में, छठा में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फुंड, अट तो गया, और ये हम्फ्रीज। समझ रहे हो, स्पेलिंग यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अट्टा नहीं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय, हिंदी में तो लिख लोगे ना लाइमन, तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के ये क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ेगा, यानी पराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है, ये वाला विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र, और बाकी ये चारों जो है, ध्यान समझना, ये जो चारों है
ये पड़ेगा इंफ्रा रेड रीजन, यानी औरक्त क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे तो फिगर बनाया हुआ रहेगा, लेकिन अगर ना नोट्स में बनाया हुआ रहे जो हम आपको भेजेंगे तो फिर आप ये फिगर बना देना, बाकी लिखा हुआ रहेगा डिफिनीशंस वगैरह। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम हट जाते हैं सामने से। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आज के लिए लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक है, नाम है बोर के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का सिद्धांत, यानी बोर थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी में 1 घंटे का पहले ऑलरेडी 30-35 मिनट का हो चुका है, और अभी और हो जाएगा लगभग 10-15 मिनट का। तो फिर आगे वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का निर्माण हो गया है तो उसके वेवलेंथ को भी पता होना चाहिए कि उसके वेवलेंथ को हम कैसे निकालें। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें, उसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम साइड में लिखे हैं, जो एनर्जी लेवल था me × e⁴ 8 ε0² n² h²। ठीक है, ये आप नॉर्मली जानते थे। अच्छा, नील्स बोर के अकॉर्डिंग टू नील्स, सिर्फ बोर्स लिखते हैं ना, नील्स बोर क्या लिखना है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या होगा, ऐसे तो आपने पढ़ा था E2 - E1 = h0। ठीक है, लेकिन हम ये E2 - E1 ना लिख के E1 - E2 = h0 लिखेंगे। क्यों? नील्स थ्योरी तो ये था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट से, मान लो पहले वाले ऑर्बिट से गया दूसरे में, पहले से ऑर्बिट दूसरे में, तो एनर्जी कितना का डिफरेंस आया, तो बाद वाले में से पहले वाले घटा देंगे E2 - E1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है, यानी ऊपर से नीचे, तो E2 से E1 में आएगा, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो E2 से जब E1 में आ रहा है तो E1 बाद वाला है, तो E1 में से E2 घटाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो E2 - E1 ना चल के हम लोग लेंगे E1 - E2 = h0। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला था me × e⁴ 8 ε0² n² h², आगे माइनस लगा होता था। ठीक है, अच्छा, तो E1 का वैल्यू खाली सब चीज़ सेम रहेगा, n के जगह n1 और n2 लग जाएगा। ठीक है, चलो लिखो -me × e⁴ 8 ε0² n² h² माइनस, ठीक है, n1² हो जाएगा ना, E1 है तो n1²। ठीक है, माइनस, फिर से माइनस me, तो माइनस एक इसके लिए लगा, me × e⁴ बटा में 8 ε0² n² × h², इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये फॉर्मूला बैठा दिए = h0। समझ रहे हो ना ये क्यों? E का वैल्यू उतना है तो E1 का वैल्यू कितना, n के जगह n1 रख दिए, E2 का वैल्यू n के जगह n2 रख दिया, वही फॉर्मूला हो जाएगा। ये माइनस माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो कॉमन हो सकता है -me और e⁴ 8 ε0² और h² कॉमन हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन होगा ही, कॉमन होगा ही 8 ε0², यानी n1 n2 छोड़ के सब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे प्लस में 1/n1² बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से भी माइनस एगो हमने कॉमन ले लिया था, एक माइनस बच ही जाएगा, एक माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा -1/n²। समझ रहे हो बात? ठीक है, इक्वल टू कितना, h0। इस माइनस को अगर अंदर डाल दें, ठीक है, तो me × e⁴ 8 ε0² h², माइनस अगर अंदर डाल दे वापस, कॉमन लेके फिर वापस अंदर डाल दिया, या कॉमन लेते भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कॉमन लिए ही नहीं, तो पहले लेना ही नहीं चाहिए था लेकिन ले लिए, तो फिर वापस डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो माइनस अगर यहाँ डाल देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो उसको आगे लिख देते हैं और इसको पीछे लिख देते हैं। ठीक है, = h0, नू के जगह c/λ, आपको पता है हम पहले ही पढ़ाए थे नू = c/λ, वेव ऑप्टिक्स में ये टॉपिक और प्रूफ भी किए थे, नू = c/λ। ठीक है, तो नू के जगह c/λ लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं,
प्लट एक काम करते हैं, सी अपॉन लेमडा को, अगर लेमडा का ही वैल्यू निकालना है ना वेवलेंथ का, तो 1 लेमडा को छोड़ दे तो एच सी नीचे आ जाएगा सीधे। एम ई के पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सी नीचे आ जाएगा, इनटू एच भी नीचे आएगा, तो एच स्क्वायर पहले से है, एच आ रहा है तो एच क्यू हो जाएगा, इनटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर इक्वल टू 1/लेमडा बचेगा सिर्फ। ठीक है, फाइनली इसको पलट के लिख देते हैं, 1/लेमडा इक्वल टू एक्सचेंज एम ई के पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी इंटू एच क्यू, अटा नहीं थोड़ा तिरछा लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, 1/लेमडा इक्वल टू, देखो 1/लेमडा पलट के लिख रहे हैं, एम ई इंटू ई के पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी इंटू एच क्यू अपॉन 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, और यही तुम्हारा फॉर्मूला जनरेट हो गया। यानी सबका तो वैल्यू पता है, सिर्फ हमको n1 n2 का वैल्यू पता करना है, वो पता कर ही लेंगे। अच्छा, और आगे चलते हैं। इसमें आपको तुमको देख रहा होगा कि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो जहाँ एम ई इंटू ई टू द पावर 4 बटा में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू एच क्यू को रिडबर्ग नियतांक, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, यानी वेयर दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और इसको सूचित करते हैं आर और बेस में एच लिखते हैं, बेस में एच, एम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी इंटू एच क्यू। इसको क्या बोला जाता है? रिडबर्ग नियतांक। यानी ये सब देखो, एम ई का वैल्यू फिक्स होता है, ई का वैल्यू फिक्स होता है, एप्सिलॉन नॉट सी तो प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और ये सब का वैल्यू हम पहले ही बता के रखे हैं। तो ये सब फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम एक कांस्टेंट ही मान लीजिए जिसका नाम रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, जिसको आर, कैपिटल आर और एच से सूचित करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब तो लिखा हुआ रहेगा आपके कॉपी में, नोट्स में, तो हम आप इसको मिटा के आगे बताते हैं। चलो देखो, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए, ये जो वैल्यू है आर एच इक्वल टू एम ई इंटू ई टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी इंटू एच क्यू। ठीक है, इसमें वेयर या जहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, एम ई का वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻−31 kg, पहले से पता है आपको। 8 तो 8 ही है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या है, ई भी है ना, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, और एच का वैल्यू 6.6262 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस मुताबिक ये सब का वैल्यू मुझे पता है। ये सब वैल्यू जब यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करेंगे नहीं, आप सब सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये सब सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए। सबका वैल्यू रख के पावर वाले टर्म को अलग करके बाकी को गुना भाग करके, समझ रहे हो, ये सब पढ़ाए थे सारा। तो इसको क्या करना है, जब तुम वैल्यू रखोगे, तुम रख लो, एक तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी हो जाएगा, हो सकता है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे सारा वैल्यू रख के, तो 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाता है कि क्वेश्चन हो जाएगा कि रिडबर्ग नियतांक का वैल्यू कितना होता है या रिडबर्ग कांस्टेंट का, तो 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। सब वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो अब आगे देख, तो समझ गए। अब देखिए, फाइनली हम ये लिख सकते हैं 1/लेमडा का वैल्यू, इस पूरा ना लिख के इसके जगह सिर्फ आर एच लिख सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बटा में n/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल गया फॉर्मूला।
1/n2² माइनस 1/n1²। क्लियर है? ठीक है, ये सारा फॉर्मूला निकल गया, जिसमें RH का वैल्यू इतना हो गया और N1 N2 का तो वैल्यू समझ में आता है कि क्या है, लेकिन वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि N1 और N2 का वैल्यू कैसे चूज करना है। ठीक है, यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट समझ गया। जो आपको नोट्स भेजा जाएगा वो नोट्स ग्रुप में, उससे आप अपना वो बना लेना फेयर कॉपी। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अगर आपको आपके पास अगर नहीं गया है वो नोट्स, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ठीक है, जल्दी से अब हम इसको मिटाते हैं। अब चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट ये टर्म देख लेते हैं। फाइनली आपने ये फॉर्मूला देख लिया कि 1/λ = RH रीडबर्ग कांस्टेंट 1/n2² माइनस 1/n1²। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो हम लोग करेंगे ये सब क्वेश्चंस पे, लेकिन एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़ा और बड़ा बनाते हैं बॉक्स, जिसमें 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसमें N1 का मान लिख देते हैं और इसमें N2। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला नंबर है लाइमेन सीरीज। ठीक है, शायद ए ही होना चाहिए, लाइमेन श्रेणी। ठीक है, ऐसा हिंदी भी लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा लाइमन बामर सीरीज, बाल्मर लिखाता है लेकिन इसको बामर ही पढ़ते हैं, बामर श्रेणी। ठीक है, तीसरा और पाश्चन सीरीज। ठीक है, चौथा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। पांचवा फुंड सीरीज, थोड़ा और बड़ा बनेगा। ठीक है, लास्ट हम्फ्रीज सीरीज। यानी हम्फ्रीज श्रेणी। ठीक है, N1 का वैल्यू फिक्स है, लाइमन मतलब पहला। ठीक है, लाइमन का नाम आया यानी N1 का मान फिक्स 1, बामर यानी 2, 3, 4, 5, 6। तो नाम के अकॉर्डिंग आप याद रखना, इसलिए हम ट्रिक बता दिए थे, लेवर पीवर पागल हो, इससे आपको सीरीज से नाम याद रखेगा, लाइन से याद रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि लाइमन का नाम जैसे आया तो N1 का मान फिक्स 1, बामर का तो 2, पाश्चन का ये 2। लेकिन N2 का मान फिक्स नहीं, N2 का मान 2, 3, 4 ... हो सकता है। मैंने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिट से, ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर पहले में आएगा, ठीक है, पहले वाले में अगर आएगा तो वहां पे लाइमन बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है, N1 तो फिक्स है कि आएगा तो पहले में, तो वो तो N1 का मान फिक्स है तो लाइमन बनेगा। आना तो पहले में है, लाइमन का अगर नाम आया इसका मतलब पहले में आएगा। लेकिन पहले में कहाँ से आएगा? हो सकता है दूसरे ऑर्बिट से ही पहले में चला है, या हो सकता है तीसरे ऑर्बिट से ही पहले में चला है, या चौथे ऑर्बिट से पहला में, या पांचवें से, या छठे से, या अनलिमिटेड किसी भी ऑर्बिट से पहला में आना चाहिए। तो N2 का मान तो कहीं से भी, यानी कि N2 का मतलब वो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऊपर वाला ऑर्बिट। तो ऊपर वाला ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पहला में आने वाला तो दूसरा से भी हो सकता है, तीसरा से भी हो सकता है, लेकिन दूसरा में आने वाले दूसरा से नहीं हो सकता है, दूसरा में आने वाले पहला से भी नहीं हो सकता है। दूसरा ऑर्बिट में आने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर ये ऑर्बिट है 1, 2, 3, 4, तो इसमें दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, और चौथे से भी आ सकता है। लेकिन दूसरा में या तो तीसरा से आ सकता है या तो चौथा से, पहला से थोड़े आ जाएगा। तीसरा में चौथे, पांचवें, छठे से आएगा, ऐसे। तो ये चीज, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फर्स्ट लाइन का निकालिए,
वेवलेंथ, सेकेंड लाइन का यानी कि पहले रेखा का, दूसरे रेखा का, तीसरे रेखा का, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो अगर लाइमन सीरीज का नाम आया, इसका मतलब n1 का मान 1, और अगर उसके फर्स्ट लाइन का बात कर रहा है, प्रथम लाइन का, तो पक्का n2 का मान 2 रहेगा। अगर सेकंड लाइन का बात कर रहा है, लाइमन श्रेणी मतलब फिक्स n1 का मान 1, और अगर फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन में आगे देखोगे कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, यानी प्रथम लाइन, द्वितीय लाइन, तृतीय लाइन दिया है, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 प्रथम लाइन पे 2 n2 का मान, या 3 या 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड तक। उसी तरह जैसी क्वेश्चन में देखो बामर सीरीज है और वहां पे वेवलेंथ अगर निकालना है तो n2 का मान, n1 का मान फट से 2, लेकिन अब n2 का मान क्या होगा? तो n2 का मान डिपेंड करता है कि फर्स्ट लाइन का बात कर रहा है कि सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन तो 3 होगा, क्योंकि 2 में कहाँ से आएगा? 3 से आ सकता है, या 4 से आ सकता है, या 5 से, ऐसे ऐसे। 3 में 4 से, 5 से, 6 से, 5 से, 6 से, 7 से, 6 से, 7 से, 8 से, या 7 से, 8 से, 9 से, ठीक है ना। तो अगर मान लो ब्रैकेट का नाम आया तो n1 का मान फिक्स है 4, लेकिन n2 का मान क्या होगा? तो देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, प्रथम लाइन, तो 5 हो जाएगा n2 का वैल्यू। द्वितीय लाइन दिया हुआ है तो n2 का वैल्यू 6, तृतीय तो n2 का वैल्यू 7, मतलब कोई भी एक ही वैल्यू होगा। समझ गए? तो ये न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक सीरीज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर नोट्स में लिखा हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप ये उतार लेना। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लिए, और अब यहीं पे हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कुछ अब बस थोड़ा सा बच गया था। ये एक तो नील्स बोर की भी कुछ कमियां थी, क्योंकि नील्स बोर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, लेकिन इनकी भी एटॉमिक थ्योरी में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, लिमिटेशन, गलतियाँ पाई गई, तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक होगा उस चैप्टर का जो इनकी लिमिटेशन होगी। और उसके अलावा हम आपको एक टॉपिक बताए थे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ, नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी में ही, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज हो, यानी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये मैंने आपको बताया था। तो ये थ्योरी को प्रूफ करना है। नील्स बोर का ये स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट में न घूम के उस स्पेशल ऑर्बिट में घूम सकता है। कौन सा स्पेशल ऑर्बिट? जिसमें एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी पूर्णांक गुणज हो h/2π का। तो वो थ्योरी प्रूफ करना है। और लिमिटेशन, ये 2 टॉपिक बचा हुआ, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेसन 2। फिर हम लोग 3rd चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक के टॉपिक को काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, आप समझ के रखो, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिए, तब तक आपका अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। क्लास अभी तो खुलने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, तो ऑनलाइन ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है पढ़ने का। तो पढ़ते रहिए, अपना टॉपिक कंप्लीट करते रहिए। एग्ज़ाम होने ही वाला, एग्ज़ाम होगा ही कुछ दिन बाद, अगले साल 2021 में एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम तो नहीं टलेगा, क्योंकि वो तो होना ही है, तो इसलिए कंप्लीट कीजिए। तो बस सारा चीज़ आप कंप्लीट करके रखिए। हाँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स इतना ज़्यादा होता है, 300, 400, 500, लेकिन बच्चा जो है वो पर डे मेरा वीडियोस देख रहा है, लेकिन उसमें से लाइक जो होते हैं वो 70-80 ही रह जाते हैं। ऐसे बड़ा सा अजीब सा लगता है कि बच्चा इतना देख रहा है लेकिन लाइक नहीं कर पा रहा है। तो लाइक को प्लीज़ दबा दीजिए। लाइक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगर वीडियो सिर्फ नॉर्मली ओपन भी कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर सब्सक्राइब अगर नहीं चैनल को किए हैं तो वो भी कर दीजिए, और कमेंट जरूर करते रहिए। फालतू टाइप का कमेंट नहीं, आपको टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कीजिए, या फिर विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी है उसका। और अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आपको बताइए, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें या मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और फिर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो फिर अपना ख्याल रखिए, तब तक मिलते हैं हम फिर से आपके सामने, आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू लेटर।